टुडे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में हीट एंड ऊष्मा लेकर के उपस्थित हूँ। ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है जिससे हमें गर्मी या ठंडी का अनुभव होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके द्वारा हमें गर्मी या ठंडी का अनुभव होता है। ठीक है। अब गर्मी या ठंडी का अनुभव कैसे होगा? या तो वस्तु को हम ऊष्मा दे रहे होते हैं या वस्तु से ऊष्मा ले रहे होते हैं। ठीक है। यानी कि ऊष्मा जो है उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की ओर क्या करती है? गमन करती है। तो ऊष्मा का डेफिनेशन है, ऊष्मा का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। सोर्स ऑफ हीट। ऊष्मा का सोर्स क्या है? तो देखिए, ऊष्मा का सोर्स मतलब कि ऊष्मा हमें किस किस चीज से प्राप्त होती है। ठीक। तो ऊष्मा हमें कई रूपों से प्राप्त होती है। ऊष्मा बहुत सारे साधनों के द्वारा हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए सूर्य से, विद्युत से, दहन से, घर्षण से, रासायनिक अभिक्रिया से और परमाणु ऊर्जा से हमें क्या होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। तो अगर कोई पूछेगा कि ऊष्मा के सोर्स क्या है, ऊष्मा के स्रोत क्या है, तो ऊष्मा के स्रोत निम्न है, या जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है हम उसे ऊष्मा का स्रोत बोलेंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य के प्रकाश में हम खड़े रहें तो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। दहन प्रक्रिया से, यानी कि आग लगा देते हैं, कहीं पे आग जलाते हैं, वहाँ से हमें ऊष्मा क्या होती है? प्राप्त होती है। विद्युत घर्षण से, अगर हाथ को दोनों का आपस में मलते हैं तो घर्षण होता है, जिससे हमें ऊष्मा मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया से और परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से। ऊष्मा के प्रभाव। ठीक है। तो ऊष्मा के क्या प्रभाव है? ये तो हम दैनिक प्रक्रिया में देखते हैं। ठीक है। तो किसी वस्तु पर ऊष्मा के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं, जैसे तापमान में बढ़ोतरी। ऊष्मा के प्रभाव क्या होंगे? उसके तापमान बढ़ जाएगा। अगर दूसरी चीज, उसके रेखीय प्रसार में गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार में गुणांक, आयतन प्रसार में यानी कि आयतन में प्रसार, उसके क्षेत्रफल में प्रसार। ठीक है। और उस रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत प्रभाव, भौतिक प्रभाव इत्यादि प्रकार के ऊष्मा के क्या है? प्रभाव। अब आते हैं विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा, देखिए ध्यान सुनिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम भार का तापमान, सपोज कीजिए m ग्राम भार का तापमान 1 अंश C, ठीक है, बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम भार का तापमान, सपोज कीजिए यहाँ पे है 1 ग्राम भार का तापमान 1 अंश C बढ़ाने के लिए जो आवश्यक होती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। या दूसरी भाषा में इसको लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के m ग्राम मात्रा का तापक्रम 1 अंश C बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जितनी मात्रा खर्च होती है या जितनी आवश्यक होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तथा पानी के m ग्राम का तापक्रम 1 अंश C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस दोनों के अनुपात को उस वस्तु की क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है।
अब विशिष्ट ऊष्मा का इकाई क्या होता है? मात्रक जिसको बोलते हैं। मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति ग्राम अंश सी। जूल प्रति ग्राम अंश सी, ठीक है। जूल प्रति ग्राम अंश सी इसका क्या होता है? मात्रक होता है। और अगर इसका सूत्र हम लिखें तो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र हो जाएगा m ग्राम पदार्थ की मात्रा का तापमान 1 अंश से बढ़ाने के लिए, यानी कि m ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी बटा में m ग्राम पानी का, ठीक है ना, m ग्राम पानी का तापमान 1 अंश से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा बराबर किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 अंश से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा ली जाती है तथा पानी के 1 ग्राम तापमान बढ़ाने के लिए 1 अंश से में खर्च की गई ऊष्मा के अनुपात को क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे। यह विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र होता है। संवेद ऊष्मा किसे कहते हैं? दूसरे नंबर पे आता है संवेद ऊष्मा, ठीक है। तो संवेद ऊष्मा क्या कहलाती है? संवेद ऊष्मा ठीक है, वह ऊष्मा जो किसी वस्तु के तापमान बढ़ने का कारण बनती है। संवेद ऊष्मा क्या है? वह ऊष्मा जो किसी वस्तु के तापमान बढ़ने का कारण बनती है, संवेद ऊष्मा कहलाती है, ठीक है ना। वह ऊष्मा जो किसी वस्तु के तापमान बढ़ने का कारण बनती है, संवेद ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो यह जो है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा से यह तात्पर्य है कि 1 किलोग्राम पदार्थ में अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। इसमें क्या होता है? 1 kg पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यानी कि किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम की मात्रा को 1 किलोग्राम की मात्रा में अवस्था परिवर्तन की दर पदार्थ की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब जल की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो वातावरणीय दाब पर पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 2257 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, ठीक है। और किसी भी ओके, ठीक है। तो ऊष्मा की मात्रा बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। सूत्र है ऊष्मा की मात्रा बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। अब देखिए, जैसे अगर कोई सवाल है, एक सवाल है कि 5 किलोग्राम बर्फ को, ठीक है, 5 kg बर्फ
5 kg क्या है? बर्फ है। 5 किलो बर्फ को 0 अंश C पर पिघलाने के लिए, कितने अंश C पर? 0 अंश C पर पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। देखिए बाहर से कोई ऊष्मा नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो 5 kg बर्फ है और इसको 0 अंश C पे पिघलना है, ठीक है ना। 0 अंश C पे क्या करना है? पिघलना है। तो अब 0 अंश C पर कैसे पिघलेगा? इसमें से विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होगी? निकलेगी। कूलिंग के समय में कूलिंग डाउन जिसको बोलते हैं हम, कूलिंग डाउन क्या होता है? जब भाप पुनः जल में परिवर्तित होती है तब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है। जब भाप पुनः जल में परिवर्तित होगा तब क्या होता है? उसमें से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है? जब जल जो है बर्फ में परिवर्तित होता है तब संगलन की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब 0 अंश C पर बर्फ को पिघलाएंगे तो जल बनेगा, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा तो लगेगी। तो वही पूछ रहा है कि 5 किलोग्राम बर्फ को 0 अंश C पे पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो ऊष्मा की मात्रा बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। तो द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम और जल के विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 334 kg, 334 किलो जूल प्रति kg, ठीक। तो 5 गुणे ये पदार्थ की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है 334। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 को 20 को 0 हासिल 2, 5 15 तो 17 को 7 हासिल 1, 5 15 1650 क्या? किलो जूल, 1650 किलो जूल आंसर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 5 किलो बर्फ को 0 अंश C पे पिघलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 5 किलो बर्फ को 0 अंश C पे पिघलने के लिए 5 गुणा 334 यानी 5 बर्फ का द्रव्यमान है और 334 क्या है? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है। तो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा से हम क्या करें? गुणा करें। अब देखिए दूसरी चीज है कि ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? तो ऊष्मा की मात्रा जो है किसी भी वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान, उससे ली गई ऊष्मा, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और तापमान के अंतर पर क्या करती है? निर्भर करती है। यानी कि ऊष्मा की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान m, उसकी विशिष्ट ऊष्मा s और उससे ली गई या दी गई ऊष्मा, ठीक है ना। यानी कि डेल्टा T वो बराबर होता है T2 माइनस T1, ठीक है ना। T2 माइनस T1 का मतलब क्या होता है? तापांतर। ये डेल्टा T क्या है? तापांतर, ठीक है। यानी कि ऊष्मा की मात्रा बराबर ms डेल्टा T, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट ऊष्मा और उसके हीट में अंतर, ठीक है, उसके ताप में अंतर के गुणनफल के क्या होते हैं? बराबर होती है ऊष्मा की मात्रा। अब जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, किसी 60 किलोग्राम को, क्या है सवाल? क्या है? 60 किलोग्राम को एल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर ब्लॉक का तापमान, किसका? एल्युमिनियम एलॉय। एल्युमिनियम क्या है? कोई एलॉय है जिसके
सिलेंडर ब्लॉक का तापमान 15 अंश से 85 अंश सी, इसका तापमान जो है 15 अंश सी से 85 अंश सी, ठीक है, बढ़ाने पर इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, तो ऊष्मा की गणना हम करेंगे तो ऊष्मा की मात्रा बराबर, ठीक है, तो ऊष्मा की मात्रा बराबर mS डेल्टा टी हमने लिख दिया। तो m हो गया 60 किलोग्राम। अब देखिए s हमें चाहिए, s मतलब विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा हमें चाहिए। अब विशिष्ट ऊष्मा हम क्या करेंगे, तो हमें याद होना चाहिए या सवाल में दिया होना चाहिए कि एल्युमिनियम है ना ये, तो एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.921, ठीक है। एल्युमिनियम एल्युमिनियम एलॉय है ना, तो एल्युमिनियम एलॉय की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.92। एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम की होती है 0.921 ही होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी 0.921 हम मल्टीप्लाई तापांतर, डेल्टा टी का मतलब होता है तापांतर, यानी कि ताप में अंतर। तो ताप में अंतर क्या है, तो उच्च तापमान से 85 माइनस 15 अंश सी, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 0.921 गुणे 0, 8 में से गया 7, 70, ये हो जाएगा आपका ना हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 6 9 54 है 55, 1 0 और 1 2 3 अंक में दशमलव, कितना हो जाएगा गुणे 70, पुनः 7 को गुणा कर दीजिए 2 0, 7 6 के 42 को 2 हासिल 4, 7 दूना के 14, 4 18 को 8 हासिल 1, 7 5 35, 36 को 6 हासिल 3, 7 5 35 38, 3 अंक में दशमलव, यानी कि ये हो जाएगा 3868.2, क्या चीज, किलो जूल। ऊष्मा की मात्रा लिखना नहीं भूलेंगे, किलो जूल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो सवाल सिंपल सा है, जो पदार्थ देगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा, उस पदार्थ की मात्रा और गुणे तापांतर, जो ताप में अंतर है उसको तापांतर बोलते हैं, ठीक। अब एक देखते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या होती है, ऊष्माधारिता, ठीक है। ऊष्माधारिता क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। किसी पदार्थ का तापमान 1 अंश सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी पदार्थ का तापमान 1 अंश सी बढ़ाने के लिए, 1 अंश सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक। अतः 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सी बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सी बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी या कितनी ऊष्माधारिता की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ऊष्माधारिता, तो ये क्या हो जाएगा ms, m इंटू s, कैलोरी प्रति अंश सी, कैलोरी प्रति अंश सी, ठीक है। अब देखिए अगला है जल तुल्यांक।
जल तुल्यांक क्या होता है? जल तुल्यांक, ठीक। तो किसी पदार्थ का जल तुल्यांक पानी की वह मात्रा है, किसी भी पदार्थ का जल तुल्यांक पानी की वह मात्रा है जिसका तापमान 1 अंश C बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितने की पदार्थ का तापमान 1 अंश C बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। किसी पदार्थ का जल तुल्यांक, किसी पदार्थ का जल तुल्यांक पानी की वह मात्रा है जिसका तापक्रम 1 अंश C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितने की पदार्थ का तापमान 1 अंश C बढ़ाने के लिए, ठीक। उसे क्या बोलेंगे? वो जल तुल्यांक कहलाता है। तो जल तुल्यांक, जैसे मान लीजिए कि पदार्थ की मात्रा m ग्राम है, विशिष्ट ऊष्मा S है, पदार्थ की मात्रा m ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? S है। विशिष्ट ऊष्मा S है, तो ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? ये तो ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? ms। अभी पीछे बताया ना कि पदार्थ की मात्रा दिया हो, विशिष्ट ऊष्मा दिया हो, तो पदार्थ का ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? ms। अब तो ms ऊष्मा की समान मात्रा होगी जो पानी का होगा, तो जल तुल्यांक क्या हो जाएगा? ऊष्मा का यांत्रिक जल तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक जल तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक जल तुल्यांक बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? तो 4186 जूल। ये याद रखिएगा कंसेप्ट, ठीक है। बहुत जगह पूछा जाता है ऊष्मा के यांत्रिक जल तुल्यांक बराबर 4186 जूल। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।